अगर आप प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं तो आपको दो चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट है प्लैनेट्स एंड दूसरा है हाउस। इसको समझने के बाद ही और चीजें भी हैं जो आपको कंसीडर करना है। ओके, और चीजें हैं जिनको आपको कंसीडर करना है, बट एटलीस्ट बेसिक लेवल का भी अगर आपको प्रेडिक्शन करना हो तो आपको प्लैनेट्स एंड हाउसेस के बारे में एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि उसकी स्थिति क्या है। ईच हाउसेस से जातक के जीवन के अलग अलग लाइफ इवेंट्स के बारे में हम लोग समझते हैं। ओके, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 12 हाउस है। अब जातक का मैरिड लाइफ कैसा होगा उसको देखने के लिए हम लोग 7th हाउस देखते हैं। जातक का प्रोफेशन या करियर कैसा होगा उसको देखने के लिए 10th हाउस देखते हैं। जातक का हेल्थ कैसा होगा ये आपको लग्न बताते हैं, या जातक का फिक्स प्रॉपर्टी क्या रहेगा, मदर का हेल्थ कैसा रहेगा, फादर का हेल्थ कैसा रहेगा, ये सब हम लोग अलग अलग हाउसेस से फाइंड आउट करते हैं। अब हाउसेस एक तरीके का स्टोर रूम है। ओके, स्टोर रूम है। आप इसको इस तरीके से एज्यूम कीजिए कि देयर आर 12 रूम्स इन अ हाउस। देयर आर 12 रूम्स इन अ हाउस एंड ईच हाउस में जातक के जीवन के लिए अलग अलग सुविधाएं, अलग अलग चीजें रखी गई हैं जो आप उसको अपनी इस जीवन को जीने के लिए यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं पर उस 12 रूम्स में कहीं कहीं पर आपका कोई मित्र बैठा है जो आपको मदद करता है कि आप इस रूम में जो भी चीजें रखी गई है उसको प्राप्त करने में मदद करता है। एंड कहीं कहीं पर वहां पर मेलफिक प्लैनेट्स यानी ऐसा व्यक्ति बैठा जो आपका एनिमी है एंड वो चाहता नहीं है कि आप अपने इस जीवन को जीने के लिए इनमें से किसी भी चीज को प्राप्त करें। जैसे अगर 4th हाउस में मेलफिक इन्फ्लुएंस हो तो होगा क्या, जातक को ये जो मेलफिक मतलब शत्रु, ओके, शत्रु जो गार्ड है, शत्रु है, इस नेटिव का शत्रु है, वो क्या करेगा, वो करेगा क्या कि जातक को वो घर मकान प्रॉपर्टी का सुख लेने में डिले करेगा, फाइट होगा। ओके, फाइट होगा। अब यहां पर देखिए रेमेडीज कैसे काम करता है। सी, ये जातक इस चीज को प्राप्त करने के लिए, लग्न हमेशा समझिए कि नेटिव का को माना जाता है। जिस जातक का भी कुंडली है उसको रिप्रेजेंट अगर प्रॉपरली कुछ करता है तो कोई हाउस करता है तो वो है लग्न। ओके, सो लग्न यहां पर प्रयास करता है कि 4th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मुझे मिल जाए, बट वहां पर एनिमी प्लैनेट्स बैठा हुआ है। ओके, वहां पर एनिमी प्लैनेट्स बैठा हुआ है, फाइट होगा डेफिनेटली। एनिमी बोल रहा है आपको ये प्राप्त नहीं होने देंगे, फिक्स प्रॉपर्टी आपको चाहिए था, मैं आपको फिक्स प्रॉपर्टी नहीं लेने दूंगा। जातक कहता है कि मुझे ये फिक्स प्रॉपर्टी चाहिए। ओके, बिल्कुल एक बॉलीवुड सीन की तरह ही आप इसको समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति उस रूम में इंटर करना चाहता है एंड वहां पर जो भी चीजें हैं उसको वो प्राप्त करना चाहता है एंड दूसरा कहता है कि संभव नहीं है। फिर क्या होगा, फाइट। सो जहां जहां मेलफिक इन्फ्लुएंस है, जातक अगर उन हाउस से रिलेटेड सुविधाएं, उस हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेंस प्राप्त करना चाहेगा तो क्या वहां पर जातक को स्ट्रेस होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली उन हाउस से रिलेटेड जैसे वो कोई कार्य करेगा जातक को वहां फाइट करना होगा, उन चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा एंड जातक को उस स्ट्रेस को फेस करना होगा। लाइफ में चैलेंजेस खत्म नहीं हो सकता। आप चैलेंजेस पर विक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं, यह हो सकता है। ओके, चैलेंजेस पर विक्ट्री प्राप्त करना आपके हाथ में, लेकिन चैलेंजेस को ही खत्म कर देना यह संभव नहीं है। ओके, यह संभव नहीं है। आप विक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं,
आप उस चैलेंज को सक्सेसफुली ओवरकम करके सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। सो ये कैसे फाइंड आउट करें कि किस हाउस से रिलेटेड जातक को स्ट्रेस मिलने वाला है। ओके, किस हाउस से रिलेटेड जातक को स्ट्रेस मिलने वाला है एंड किस हाउस के रिजल्ट को प्राप्त करने में जातक को वहां के प्लैनेट्स मदद करेंगे। इसके लिए आपको ट्रैक थ्योरम का एक कंसेप्ट यूज करना होगा। हाउस को फाइंड आउट करने के लिए वी यूज हाउस इफेक्ट कंसेप्ट्स। ओके, हाउस इफेक्ट्स जो कंसेप्ट है ट्रैक थ्योरम का, दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर। यहां पहला कंसेप्ट है परमानेंट अफ्लिक्शन। ओके, परमानेंट अफ्लिक्शन। दूसरा कंसेप्ट है टेम्पोररी अफ्लिक्शन। तीसरा कंसेप्ट है कांस्टेंट ग्रोथ एंड फोर्थ कंसेप्ट है टेम्पोररी ग्रोथ। ओके, ये तीन तरीके का ये 4 पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना रहता है किसी भी हाउस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि उस हाउस से रिलेटेड नेटिव को, जातक को फायदा मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा, डिले होगा, क्या एग्जैक्ट होगा ये आपको मिलेगा, और वो भी कब होगा ये कैसे फाइंड आउट करें। परमानेंट अफ्लिक्शन इंडिकेट करता है कि उस रूम की रखवाली आपका प्रबल शत्रु कर रहा है, जो आपको आसानी से उस रूम में एंट्री तक नहीं करने देगा और ना ही वहां से सामान ले जाने देगा। सो बी प्रिपेयर। अगर आपको किसी हाउस के ऊपर परमानेंट अफ्लिक्शन दिखता है तो आप तैयारी करके रखिए कि आपको यहां पर आसानी से विक्ट्री प्राप्त नहीं होगा। अगर आप अपने जीवन को इजी स्मूथ बनाना चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं कि उस हाउस से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम आए। आप ऐसे बहुत लोगों को देखेंगे कि उनको प्रॉब्लम जैसा प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास क्या घर है? नहीं है। क्या बैंक बैलेंस है? नहीं है। उनके पास शायद कुछ चीजें होंगी उनके चार्ट के अकॉर्डिंगली, कुछ चीजें नहीं है। जो नहीं है उसके लिए वो लोग सोचते नहीं है। ओके, यहां पर कहा गया है कि सिंपल लिविंग होना चाहिए। सिंपल लिविंग ये इस ट्रैक थ्योरम को भी सपोर्ट करता है कि जहां पर अगर आपको हर्डल ज्यादा है, हालांकि वी आर नॉट सपोर्टिंग दिस। ओके, ट्रैक थ्योरम बताता है कि यहां पर हर्डल्स है, बट वी आर नॉट सपोर्टिंग कि यू लीव। ओके, हारने का मतलब है, सरेंडर करने का मतलब है, छोड़ देने का मतलब है कि आपको किसी भी तरीके का कोई ज्ञान लेकर छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अज्ञानतावश भी छोड़ सकते हैं चीजों को, एंड आप चाहे तो सुखी रह सकते हैं। ओके, जो कंसेप्ट है कि सिंपल लिविंग होना चाहिए वो यही है कि प्लैनेट्स तभी आपको रोकेगा जब आप प्राप्त करना चाहेंगे। किसी व्यक्ति का यहां पर परमानेंट अफ्लिक्शन हो, घर मकान प्रॉपर्टी हो। ओके, घर मकान प्रॉपर्टी के लिए वो जहां तक फाइट ना करके जंगल में घूमना स्टार्ट कर दे। ओके, अब कहे कि उसको प्लैनेट्स क्या बिगाड़ सकता है? यस, अब वो इससे ज्यादा क्या बिगाड़ेगा वो। ओके, आपको एक छोटा सा झोपड़ी भी नसीब नहीं हो रहा है, एंड फिर आपको इससे ज्यादा और क्या कर सकता है वो। ओके, क्या कर सकता है। सो एक फिलॉसफी ये भी है कि हम लोग को कुछ चाहिए ही नहीं, ये भी एक फिलॉसफी है। मैंने एक जातक को ये प्रेडिक्शन दिया कि फिनेंशियल जातक को बर्डन आएगा। ओके, जातक को फिनेंशियल बर्डन आएगा, एंड उसके लिए उसको कुछ रेमेडीज भी सजेस्ट किया था मैंने कि ये रेमेडीज करने के। जातक को वो समय पार कर गया, एंड जातक से जब वापस पूछा गया कि क्या इस समय क्या स्थिति रहा, क्या फिनेंशियल बर्डन रहा, उसने कहा बिल्कुल नहीं, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई स्ट्रेस नहीं था। इट वॉज
रियली सरप्राइज फॉर मी कि जातक को कोई खास स्ट्रेस नहीं हो। जब ये पूछा गया कि फाइनेंशियल बर्डन बिल्कुल नहीं आया, बोला उसका जॉब नहीं चल रहा था। ओके, जॉब नहीं, जो बिजनेस कर रहा था उसमें उसको इनकम नहीं हो रहा था, एंड ना ही उसके लिए वो वरीड था, ना वरीड था, ना वो इनकम के लिए कुछ प्रयास ही कर रहा था। पैसा नहीं था लेकिन फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो प्रयास भी नहीं कर रहा था और ना ही उसको कोई इच्छा ही था। वो व्यक्ति अकेला रहता था, एंड उसके लिए जो थोड़ा बहुत भी उसको अर्निंग रहे, थोड़ा बहुत भी उसको कुछ बैंक बैलेंस पे काम चल जाए, वो भी काफी था। ओके, सो उस दौरान जिस समय फिनेंशियल बर्डन बढ़ने वाला था, फिनेंशियल स्कार्सिटी होने वाला था, जातक के पास काफी पैसा रहता था। हालांकि उस दौरान उसके पास पैसे की कमी आए, लेकिन हाउ यू टेक दो सिचुएशन, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके साथ आपका प्लैनेटरी पोजीशन आपको किस तरीके से अफ्लिक्ट कर रहा है, या प्रॉब्लम कर रहा है, या चैलेंज कर रहा है। वहां पर जातक वॉज वेरी हैप्पी कि उसको, ही सेड कि जब उसके पास पैसा नहीं रहता तब वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। ओके, तब वो ज्यादा खुश रहता है, बिकॉज पैसा आते ही उसको ये फील होने लगता है वो खर्च कहाँ करे, क्या करे, कैसे इसको क्या करना है, वो वरीड में आ जाता है। और जब पैसा नहीं रहता तो वो कुछ भी उसके बारे में नहीं सोचता है, ना जीवन के बारे में सोचता है, बस अपनी धुन में ही रहता है। सो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ लिविंग। आप अपने जीवन को इस तरीके से भी बना सकते हैं, बट 99.99% लोग इस तरीके से नहीं जीते हैं। हम लोगों को इफेक्ट पड़ जाता है। ओके, बिकॉज वी आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स आवर सराउंडिंग, और हम लोग एक अलग इकोसिस्टम नहीं बनाते हैं। हम लोग उसी इन्वायरमेंट पे रहना पसंद करते हैं जहां पर मैक्सिमम लोग हैं। ओके, आप चाहे तो अपना एक अलग इन्वायरमेंट बनाकर भी इस दुनिया में आए और चले जाए। जैसे अक्सर हम लोग सुनते हैं कि दृष्टा भाव रखें, आप इन्वॉल्व ना हो, इन्वॉल्व होने पर आपके साथ आपको कष्ट होगा। ये एक्चुअली इसका मतलब यही है। अगर आप यहां सुख और दुख से इन्वॉल्व हो गए, फिर आपको हर एक चीज परेशान करेगा। बट वी आर वेरी जनरल कॉमन पर्सन, और हम लोग इन सब चीजों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बट कुछ लोग थोड़ा इवॉल्व रहते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा आगे रहते हैं, तो वो लोग ऋषि मुनि नहीं रहते, लेकिन फिर भी उनका जो थॉट्स है वो काफी आगे रहता है। एंड इस वजह से आप देखेंगे कि उनके ऊपर कोई बड़ा मेजर प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस नहीं होता। दो पेपर पर डेफिनेटली उस जातक को फिनेंशियल स्कार्सिटी था। ओके, स्कार्सिटी था, लेकिन फिर भी उसके लिए वो स्कार्सिटी नहीं था। ओके, उसके लिए वो स्कार्सिटी नहीं था, उसके लिए बस एक जस्ट इवेंट था, एक टाइम पीरियड था, बस, और कुछ भी नहीं। लेकिन एक कॉमन पर्सन के लिए, एक साधारण आदमी के लिए, आपको यहां पर कैसे प्लान करना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, मजबूत, अगर आपको लगता है कि किसी हाउस में बहुत मजबूत शत्रु है, तो क्या आप उस हाउस से उस जगह पर जाकर खुद अकेले फाइट करना चाहेंगे, या आप अपने आस पड़ोस में कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे उनको लेके जाना चाहेंगे? कैसा आप चाहेंगे? अगर सपोज आपको यहां पर फोर्थ हाउस से रिलेटेड तो बहुत हेवी अफ्लिक्शन है, मतलब आप यहां पर आपको हर्डल्स फेस करना है, तो क्या आप उसको उसको जस्ट अपने कैजुअल वे में जाकर वहां फाइट करेंगे? तो क्या स्थिति होगा? डेफिनेटली आप वहां हारेंगे। इस समय के लिए यू विल हैव टू डिजाइन अ ब्लूप्रिंट, mindset and remedies. Okay, all three you have to use to come out from this situation. Okay, आपको ये तीनों का इस्तेमाल करना है, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। नहीं तो अनदर ऑप्शन इज जस्ट लीव इट, कि आपकी किस्मत में ये नहीं है, नहीं हुआ, ठीक है। ओके, ये भी एटीट्यूड आप रख सकते हैं। दूसरा एटीट्यूड ये भी है कि विद इन द लिमिटेशन ऑफ द चार्ट सिर्फ हडल्स बोला था, आप उसको चार्ट सिर्फ डिले कहता है। प्लैनेटरी पोजीशन वनली इंडिकेट्स डिले, और वो डिले का टाइमिंग होता है कितना भी हो सकता है, माइनर डिले, मेजर डिले, दोनों हो सकता है। लेकिन डिनाइल आप बनाते हैं। ओके, डिनाइल आप बनाते हैं। डिले इज यहां पर नेचर
क्रिएट कर सकता है। याद रखिए, ये जब आप जन्म लेते हैं तो फोर्थ हाउस ऑटोमेटिकली आपका वहां पर घर मकान प्रॉपर्टी है। नेचर ने वहां पर कुछ मेलफिक इन्फ्लुएंस क्रिएट करके आपको डिले करवाने की कहा, लेकिन आप कुछ समय के बाद वहां प्रयास ना करें, फिर वो नेचर उसको वहां पर वो डिले ऑटोमेटिकली बन जाता है। बट इन योर लगेज फिक्स प्रॉपर्टी ऑलरेडी इज देयर। ओके, ऑलरेडी इट इज देयर, यहां पर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वली यू हैव टू जस्ट सी योर फोर्थ हाउस। ओके, फोर्थ हाउस। सो यहां पर मेलफिक इन्फ्लुएंस या बेनिफिक इन्फ्लुएंस के बेसिस पर कैसे हम लोग फाइंड आउट करें कि किस हाउस से रिलेटेड आपको थोड़ा फायदा मिल सकता है एंड कहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास करना होगा एंड किसी और की मदद लेना होगा। ओके, परमानेंट अफ्लिक्शन उस हाउस पर कहा जाता है, वहां पर कहा जाता है जहां पर दो दो मेलफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड हो। ओके, उस केस में हम लोग उस हाउस के ऊपर कहते हैं कि यहां पर परमानेंट अफ्लिक्शन है, प्लेस्ड हो या एस्पेक्ट्स हो, किसी भी तरीके से। सपोज यहां पर एक मेलफिक प्लैनेट्स हो और एक मेलफिक प्लैनेट्स यहां पर हो, ये इसको एस्पेक्ट्स कर रहा है और ये प्लेस्ड है। ओके, सो इन इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि टू मेलफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है फोर्थ हाउस पर। यह हो सकता है कि मेलफिक दूसरा मेलफिक भी यहीं पर प्लेस्ड हो। मेलफिक यहां मेरा कहने का मतलब है नेचुरल मेलफिक, राहु केतु मंगल सैटर्न ये सब। ओके, नेचुरल मेलफिक। सो यहां पर दो मेलफिक प्लैनेट प्लेस्ड है, मतलब मजबूत दुश्मन है। ओके, सो आपको यहां इस हाउस से रिलेटेड अगर आपका अप्रोच वीक होगा तो याद रखिए आपको इस हाउस से रिलेटेड जो सफरिंग मिलेगा वो बहुत स्ट्रांग मिल सकता है। अप्रोच वीक होगा तो सफरिंग स्ट्रांग होगा, अप्रोच अच्छा होगा तो सफरिंग की इंटेंसिटी कम होगी, खत्म नहीं होगी, सफरिंग तब भी मिलेगा लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी विल रिड्यूस टू अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, इंटेंसिटी रिड्यूस होगा। सो दो मेलफिक प्लैनेट्स अगर किसी हाउस को इन्फ्लुएंस करता है तो उस हाउस से रिलेटेड जातक को अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, चैलेंज क्रिएट होता है, तो वो चैलेंज लंबे समय तक रह सकता है। इट्स ऑल अप टू योर, आपका अप्रोच पर डिपेंड करता है। ओके, आपका अप्रोच कैसे था, वो लंबे समय तक रह सकता है, उसको रेक्टिफाई करने में जातक को अत्यधिक मेहनत या टाइम लग सकता है। क्लियर, जातक को अत्यधिक मेहनत या टाइम लग सकता है। सपोज ये चार्ट है, ओके, ये एक चार्ट है, इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि जातक का मैरिड लाइफ कैसा होगा, कैसा होगा। यहां पर अगर देखा जाए तो टू मेलफिक प्लैनेट प्लेस्ड है और दो मेलफिक प्लैनेट्स इसको इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। सो अगर चेक किया जाए, अगर कंसीडर किया जाए तो फोर मेलफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस यहां पर सेवेंथ हाउस के ऊपर है। सो क्या इस जातक का मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा? क्या इस जातक का मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा या मैरिड लाइफ रहेगा भी? नहीं हो सकता। ठीक, वेरी गुड, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगा ना। यहां पर ही आपको इसके आगे का कंडीशन आता है कि आपको इस तरीके से चार्ट अगर मिल जाए तो क्या करेंगे, यू विल हैव टू डिजाइन द ब्लूप्रिंट। okay, you will have to design the blueprint of the related to the marriage। जातक को आने वाले टाइम में कैसा समय चल रहा है। ओके, ब्लूप्रिंट का मतलब आने वाले टाइम में कैसा समय चल रहा है एंड उसके अकॉर्डिंगली मैरिज के लिए क्या थोड़ा सा भी अच्छा टाइम है या नहीं है। अगर सपोज जातक मैरिज करता है 2025 में एंड उसके बाद उसको मेलफिक प्लैनेट्स का दशा अंतरदशा चल रहा है जो कि आने वाले 10 साल 15 साल या जो भी टाइम पीरियड तक रहेगा, तो क्या इस जातक का ये वाला मैरिड लाइफ क्या सक्सेसफुल होगा?
यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां सक्सेस नहीं मिलेगा, जातक या जातिका को तकलीफ होगा। लेकिन मैरिज के कुछ समय के बाद से ही मैरिड लाइफ दशा अंतरदशा अच्छा चल रहा है, तो आप एक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि यस, यहां पर पॉसिबिलिटीज है कि आप यहां पर रेमेडीज का सपोर्ट लेकर जातक जातिका का मैरिड लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। दैट इज वन पार्ट। ओके, दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट ये है कि आपको डेफिनेटली मैच मेकिंग करना चाहिए। ओके, मैच मेकिंग करना चाहिए, यहां पर मैरिड लाइफ बहुत अच्छा हो सकता है। मैं अगर आपको ये कहूं, इफ आई टेल यू कि सबसे टफेस्ट चीज क्या है, ओके, सबसे टफेस्ट पार्ट क्या है, अगर एस्ट्रोलॉजी में टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के बाद अगर रेमेडीज की बात कहा जाए, तो रेमेडीज करने में सबसे टफ पार्ट क्या आता है, तो आई हैव ऑब्जर्व कि मैरिड लाइफ को ठीक करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। ओके, यहां कारण यह है कि आपको दो में से सिर्फ एक ही व्यक्ति आएगा, दूसरा वाला नहीं आएगा। कई दफा दोनों आएगा तो ठीक है, लेकिन आप एक को कितना गाइडेंस देंगे? सामने वाला तलवार लेके बैठा है और आप इसको कहें कि आप एक काम करो, आप चुपचाप से मेडिटेशन करते रहो, भजन गाते रहो, क्या लगता है ये बदलाव होगा? यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लूप्रिंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट माइंडसेट, वी आर टॉकिंग अबाउट रेमेडीज। यहां पर आपको सबके सबको एक्टिवेट करना रहता है। सो आप ब्लूप्रिंट डिजाइन कर लेंगे, सामने वाले के भाई तो एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, वो अपना अलग डिजाइन करके बैठा है। सो मैरिज में मैंने देखा है कि रेमेडीज का जहां पे बात होता है, वहां पर आप जो वैदिक रेमेडीज होता है वो सब आप कर सकते हैं, वहां पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कोशिश ये करें कि आपको दोनों ही जातक जातिका के चार्ट को स्टडी करके उनके ऊपर रेमेडीज सजेस्ट करें। कंबाइंड रेमेडीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर आपको वैसा चार्ट आता है। एक कंडीशन है कि आपको मैरिज से पहले जातक आया तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप उसको मैच मेकिंग वाला कंसेप्ट दे सकते हैं। लेकिन मैरिज से पहले आया तो मैच मेकिंग, एंड मैरिज के बाद आया तो आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं है, दोनों ही चार्ट को देखें एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम रेमेडीज सजेस्ट कीजिए जिससे कि जातक जातिका का मैरिड लाइफ हो सके। ओके, सो मोर देन अगर टू मेलेफिक प्लैनेट्स किसी भी हाउस को इन्फ्लुएंस करता है, व्हेन टू मेलेफिक प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस एनी हाउस, उस केस में उस हाउस के ऊपर हम लोग कहते हैं परमानेंट अफ्लिक्शन। ओके, उस केस में उसके ऊपर कहते हैं परमानेंट अफ्लिक्शन। परमानेंट अफ्लिक्शन का मतलब क्या हुआ? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जातक को अत्यधिक मेहनत एंड टाइम लगेगा, बस इसी चीज को याद रखिएगा। मतलब वहां का जो शत्रु है वो काफी मजबूत है, जातक को थोड़ा ज्यादा ही प्रयास करना पड़ेगा उस शत्रु को हराने के लिए। ओके, दैट इज अ परमानेंट अफ्लिक्शन। परमानेंट का मतलब ये नहीं सोचेगा कि वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, परमानेंट का मतलब ज्यादा प्रयास करना होगा। बट रिमेंबर दैट अगर आपका प्रयास प्रॉपर नहीं हुआ, प्रॉपर अलाइन नहीं हुआ, प्रॉपर ब्लूप्रिंट नहीं रहा, रेमेडीज एंड माइंडसेट नहीं रहा, तो फिर उसका जो रिजल्ट है वो परमानेंट अफ्लिक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, सो उन हाउसेस से रिलेटेड थोड़ी सावधानी रखना चाहिए अप्रोच में जिन हाउसेस पर आपको दो मेलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस हो। ओके, दूसरा होता है टेम्पोररी अफ्लिक्शन। ओके, टेम्पोररी अफ्लिक्शन, व्हाट इज टेम्पोररी अफ्लिक्शन? टेम्पोररी अफ्लिक्शन का मतलब होता है कि जब एक मेलेफिक प्लैनेट्स, सपोज यहां पर राहु, आप देखिए तो राहु क्या कर रहा है, राहु का 5, 7 और 9 एस्पेक्ट्स होता है। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, राहु का 5th एस्पेक्ट्स यहां पर आ रहा है। सो एक मेलेफिक प्लैनेट्स, ओके, एक मेलेफिक प्लैनेट्स कहां पर इंफ्लुएंस कर रहा है? 5th हाउस को इंफ्लुएंस कर रहा है। सो व्हेन वन मेलेफिक प्लैनेट्स किसी भी हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा तो उस हाउस से रिलेटेड भी जातक को चैलेंज मिल सकता है, बट ये केवल और केवल ड्यूरिंग उस प्लैनेट्स के महादशा और अंतरदशा में ही होगा। मतलब जब भी राहु का दशा अंतरदशा चलेगा, जातक को 5th हाउस से रिलेटेड
प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, अब जैसे कहा जाए कि जातक एक वृद्ध व्यक्ति है एंड फिफ्थ हाउस से तो लव अफेयर देखा जाता है, तो क्या जातक को लव अफेयर में एक ओल्ड एज में प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। लेकिन फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जातक को चिल्ड्रन भी होता है, क्रिएटिविटी भी होता है, इमोशन भी हो गया, आपका स्पेकुलेशन भी हो गया, इन सब से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सो आपको यहां पर चेक करना रहता है देश काल और पात्र परिस्थिति की किस तरीके का कंडीशन है। अब आप किसी को, जो बच्चा है उसको अभी जो जन्म लिया है उसका राहु का, सपोज ये कोई ऐसा बच्चे का चार्ट है जो अभी जन्म लिया है, आप उसको नहीं कह सकते कि यहां पर उस बच्चे को लव अफेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा या उसके चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा। सो परिस्थिति, कंडीशन, इन्वायरमेंट सब देखा जाता है, तब वो प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। यहां पर आप बोल सकते हैं फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी का है, तो बच्चा थोड़ा स्लो लर्नर होगा। ओके, स्लो लर्नर होगा। जो जन्म ले रहा है उसको थोड़ा लर्निंग में थोड़ा तकलीफ होगा, क्योंकि राहु का दशा अंतरदशा जब चल रहा है तो वो उस हाउस का सिग्निफिकेंस प्राप्त करने में जातक को चैलेंज देगा। ओके, उस हाउस का जो गेट कीपर है, उस रूम का जो गेट कीपर है, वो शत्रु है जातक का, एंड वो चाहता नहीं कि आप यहां से जो सामान रखा हुआ, इस रूम का सामान आप उसको यूज कर सके। सो वो आपसे शत्रुता करेगा एंड आपको हर्डल्स, चैलेंज क्रिएट करेगा। ओके, आपके लिए वो हर्डल्स, चैलेंज क्रिएट करेगा एंड जातक को यहां पर प्रॉब्लम या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। ये हुआ टेम्पोररी अफ्लिक्शन। व्हेन वन मेलेफिक प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस एनी हाउस, उसको हम लोग कहते हैं टेम्पोररी अफ्लिक्शन। ओके, जब दो बेनिफिक प्लैनेट्स किसी भी तरीके से, सपोज वीनस यहां बैठा है, जुपिटर यहां बैठा हुआ, वीनस यहां बैठा हुआ, या जुपिटर वीनस दोनों एक साथ सेकंड हाउस को देख रहा है। ओके, सेकंड हाउस को देख रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है। व्हेन टू बेनिफिक प्लैनेट इन्फ्लुएंस एनी हाउस, उस कंडीशन में उस हाउस से रिलेटेड जातक को, उस हाउस से रिलेटेड जातक को कांस्टेंट ग्रोथ मिल सकता है। ओके, उस हाउस से रिलेटेड कांस्टेंट ग्रोथ मिल सकता है। जातक को सेविंग से रिलेटेड फायदा मिल सकता है। ओके, सेविंग से रिलेटेड जातक को फायदा मिल सकता है। सो आपको उस हाउस को प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए। ओके, व्हेन टू मेलेफिक प्लैनेट इन्फ्लुएंस एनी हाउस, जातक को उस हाउस से रिलेटेड फायदा प्राप्त करना चाहिए। यही अगर एक बेनिफिक प्लैनेट्स देखता, दो बेनिफिक प्लैनेट्स ना देखकर इस सेकेंड हाउस को सपोज केवल और केवल जुपिटर ही देख रहा है या वीनस ही देख रहा है, मैं यहां पर नेचुरल बेनिफिक की बात कर रहा हूं। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल बेनिफिक। नेचुरल बेनिफिक, सपोज यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बेनिफिक प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस केस में क्या होगा? जातक को उस हाउस से रिलेटेड फायदा मिलेगा, लेकिन कब? कब? केवल और केवल ड्यूरिंग द दशा अंतरदशा ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। ओके, एक बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस सिर्फ और सिर्फ दशा अंतरदशा के दौरान ही प्राप्त होता है, लेकिन दो मेलेफिक या दो बेनिफिक का इन्फ्लुएंस आपको कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। गोचर से भी एक्टिवेट हो सकता है, दशांतरदशा से भी एक्टिवेट हो सकता है। सो बी प्रिपेयर, जहां पर दो मेलेफिक हो वो कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। आपके किसी मेलेफिक महादशा अंतरदशा चल रहा है तब भी एक्टिवेट हो सकता है। ओके, अब यहां तक तो हम लोग समझ गए कि ये एक बेनिफिक होगा तो क्या होगा, दो बेनिफिक होगा तो क्या होगा, ये करने के लिए दैट इज अ इंफॉर्मेशन मालूम चल गया। हम लोग किसी भी हाउस के ऊपर ये अगर यूज करेंगे तो इसके बेसिस पर हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि उस हाउस से रिलेटेड जातक को फायदा मिलेगा, चैलेंज मिलेगा, या चैलेंज भी मिलेगा तो कब मिलेगा, या जातक को उस हाउस से रिलेटेड बहुत ज्यादा सावधानी रखना चाहिए एंड ये कभी भी चैलेंज मिल सकता है। जब दो मेलेफिक है तो कभी भी मिल सकता है,
जब एक मेलेफिक है तो एक पर्टिकुलर टाइम में चैलेंज मिलेगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। एक बेनिफिक है तो पर्टिकुलर टाइम में उस हाउस से रिलेटेड फायदा मिलेगा। जब दो बेनिफिक है तो जातक को उस हाउस से रिलेटेड बहुत फायदा मिल सकता है। अब आपको करना क्या है, सी लाइफ इज अ गेम। ओके, लाइफ एक चेस बोर्ड जैसा है जहां पर आपको अपनी चाल चलना है, नेचर अपना चाल चलेगा। ओके, जहां पर आप अपना चाल चलेंगे, नेचर अपना चाल चलेगा, या कहें तो मेलेफिक प्लैनेट्स अपना चाल चलेंगे। जैसे ये व्यक्ति को यहां पर गया और बोला कि सपोज यहां पर टू मेलेफिक प्लैनेट्स है, ये चाह रहा कि मकान बना है। अब ये क्या हो सकता है, फिक्स प्रॉपर्टी, यहां से देखते हो दो मेलेफिक है, इसका जो शत्रु है वो बहुत स्ट्रांग है, वो आपको मकान बनाने के लिए नहीं देगा, डिले करवाएगा। ओके, डिले करवाएगा। अब आपको करना क्या कि यू हैव टू मेक अ ब्लूप्रिंट, यू हैव टू प्रिपेयर, माइंडसेट प्रिपेयर करना एंड रेमेडीज सजेस्ट करना है। ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए, डेफिनेटली आपको वहां पर बहुत सारी चीजों को देखा जाता है ब्लूप्रिंट बनाने के टाइम में, कि कंप्लीट चार्ट एनालिसिस करना जरूरी होता है। लेकिन आप एक तरीके से उन हाउसेस का मदद लीजिए, उन हाउसेस का मदद लीजिए जहां पर टू बेनिफिक प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, सपोज यहां पर टू बेनिफिक प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो मतलब क्या, वो फैमिली का सपोर्ट लीजिए। ठीक है, फैमिली का सपोर्ट लीजिए। रेमेडीज का मतलब सुबह शाम अगरबत्ती दिखाना ही नहीं, रेमेडीज बहुत तरीके से होता है। सो इन ट्रैक थ्योरम we have a different approach of remedies. We believe in the जो कन्वेंशनल रेमेडीज है उसमें भी वी बिलीव इन, एंड वी ऑल्सो बिलीव कि आप अच्छा ब्लूप्रिंट डिजाइन करके उस समय का, उस सिचुएशन का आप बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। आपको उस वक्त का समय, सिचुएशन देखकर इस्तेमाल करना चाहिए। आपको उन हाउसेस का यूज करना चाहिए जहां पर दो बेनिफिक प्लैनेट्स है, या उन हाउसेस का को यूज कीजिए जहां पर एक बेनिफिक प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस कर रहा है और उसी बेनिफिक प्लैनेट्स का दशांतरस। ओके, सो दैट विल हेल्प यू टू अचीव सक्सेस, एंड डेफिनेटली उन मेलेफिक प्लैनेट्स का रेमेडीज कीजिए, ये भी आपको उस सक्सेस प्राप्त करने में मदद कर देगा। ठीक है, सो किसी भी हाउस के बारे में एग्जैक्ट आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो कैसे करेंगे, ये चार लॉजिकल कोड्स को यूज कीजिएगा। परमानेंट अफ्लिक्शन, टू मेलेफिक्स या उससे ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स किसी हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि उस हाउस पर परमानेंट अफ्लिक्शन है। जब एक मेलेफिक प्लैनेट्स इधर एस्पेक्ट्स वाइज या प्लेसमेंट वाइज उस किसी हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा तो उस पर कहेंगे हम लोग टेम्पोररी अफ्लिक्शन, एंड ये केवल और केवल दशांतर दशा में ही इन्फ्लुएंस करता है। एंड कांस्टेंट ग्रोथ, जब दो बेनिफिक प्लैनेट्स किसी हाउस को इन्फ्लुएंस करे तो वहां कांस्टेंट ग्रोथ होता है, और जब एक बेनिफिक प्लैनेट्स किसी हाउस को इन्फ्लुएंस करे तो वहां पर टेम्पोररी ग्रोथ होता है। ठीक है, इस तरीके से आप हाउस की स्टडी कर सकते हैं।